निसंदेह जो कुछ कलेक्टर साहब ने कहा वो एक मूल बात है। पत्रकार की भूमिका पर तो हम लोग बहुत बोलते हैं। 2-3 बातें जो इन्होंने की कई बार पत्रकार भी और किसी न किसी पक्ष में बातें हैं, और ये बात सही है। देश में हम सब लोग इतना होने पर भी बातें ही है, क्योंकि हमारा भी कहीं न कहीं किसी के प्रति कोई लगाव होता है, कोई राजनीतिक विचारधारा हो सकती है। कहीं हम मानते हैं कि ये व्यक्ति शायद बेहतर हो सकता है। तो जब टेलीविजन वगैरह पर बैठते हैं जहां अपना विचार देना है, या जब हम लोग कोई टिप्पणी करते हैं, बोलते हैं, किसी को इंटरव्यू देते हैं, तो उसमें लेकिन समाचार का जहां तक सवाल है ना, वो उसमें थोड़ी निष्पक्षता की आवश्यकता होती है। विचार में भी चाहिए निष्पक्ष होना, लेकिन समाचारों में ज्यादा आवश्यकता है। लेकिन पंचायतों को लेकर कुछ बातें दो इसके पहलू हो सकते हैं आज के संदर्भ में। ये तो है पत्रकार का दायित्व, उसकी भूमिका, खासकर जो स्थानीय निकाय के पंचायत उसके ऊपर के चुनाव है उसमें, और साथ ही साथ पंचायत की जो कल्पना थी वो क्या थी और आज किस रूप में है, उसमें पत्रकार क्या भूमिका निभा सकते हैं। ये है जब तक हमारे अंदर किसी विषय को लेके, मुद्दे को लेके सही कल्पना नहीं होगी, तो फिर उसके बारे में हम इसी प्रकार से जो कुछ सही चीजें जानेंगे, उसी प्रकार से हम विचार करेंगे, उसी प्रकार से हमारी खबरें होंगी, उसी प्रकार से हमारे बाकी विशेष टिप्पणियां भी होंगी। क्योंकि राजनीति जो है, संसदीय लोकतंत्र में मैं हमेशा मानता हूं कि राजनीति की भूमिका सर्वोपरि है। क्योंकि अगर संसद है तो देश की, हमारी, आपकी जो भौतिक शरीर है, इसके नियति निर्धारण का दायित्व राजनीति को ही है। देश का संविधान राजनेताओं ने बनाया है। सुप्रीम कोर्ट हमारे संविधान का अभिभावक जरूर है, लेकिन अंततः उसके लिए भी नियम, संविधान, कानून सब संसद ही बनाती है। तो संसद से लेके और नीचे तक जो राजनीति है वो एक संसदीय लोकतंत्र में श्रेष्ठ कर्म होना चाहिए, क्योंकि वो जन सेवा का, मैं समझता हूँ, संसदीय लोकतंत्र में एक बेहतर माध्यम है। लेकिन जिस प्रकार की राजनीति पिछले कुछ समय में, जिसके एक दोष की प्रणव जी चर्चा कर रहे थे, राजनीति का अपराधीकरण, मैं स्वयं जब यहाँ हिंदुस्तान अखबार में पत्रकार था और छात्र जीवन में विश्वविद्यालयों में सक्रिय था, तो हमने देखा है कि किस ढंग से इसके आसपास और क्षेत्रों में अपराधी तत्वों ने यहाँ की राजनीति को विकृत किया और बाद में स्वयं चुनाव लड़ने लगे। ये सब हम लोगों ने देखा है, ये लिखने का विषय नहीं है। तो वो सब, लेकिन आप लोग उससे बेहतर, आज के पत्रकार और उससे थोड़ा बेहतर दौर में है, क्योंकि वो दो स्थिति नहीं है। इसी मुजफ्फरपुर कलेक्टरेट में मुझे याद है एक उम्मीदवार जीते थे एमएलए के, एक दूसरे उम्मीदवार जीते थे, वो नारा लगाते आ रहे थे, उन्होंने कुछ जाति पर नारा लगाया, दूसरे उम्मीदवार और जीते थे, उनके लोगों ने उनको मार के खदेड़ दिया, उनका जुलूस नहीं निकला। ये हमने यहाँ देखा है। तो आप उस दौर से बाहर, लेकिन मैंने जो देखा है पूरे देश में, जो कि पंचायतों को लेकर, ग्राम को लेकर, हम लोग पत्रकार तो मेरे जीवन का एक पक्ष है, एक सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता होने के कारण बहुत एक रचनात्मक, संघर्षात्मक आंदोलनों में मेरी देश भर में भूमिका रही है। तो मैं उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम जाता हूँ, गाँवों की दशा, भारत की शक्ति का, अंतर शक्ति का मूल आधार हमारा गाँव रहा है। हमारे यहाँ जैसे प्रणव जी बता रहे हैं कि कई देशों में पंचायतों को ज्यादा अधिकार है। निश्चित रूप से IAS अफसर की पढ़ाई लिखाई ज्यादा बेहतर होती है, उसका ज्ञान भी होता है, उस पर कोई प्रश्न नहीं उठूंगा। लेकिन ग्राम और पंचायत जो है ये केवल भारतीय महाद्वीप की है। ये कल्पना विश्व में कहीं नहीं है। हमारे यहाँ जब आप ऋग्वेद का इतिहास करते हैं, उसमें विश्वम पुष्टे ग्रामीण अस्मि अनाथुरम है। गांव की कल्पना यार एक गांव में मनुष्य को विश्व में जो कुछ भी चाहिए वो सब उपलब्ध होता था और होना चाहिए। बड़े बड़े गांव होते, भारत के स्वावलंबी होने का कारण यही था। अब तो बड़े बड़े विद्वानों ने, पश्चिम विद्वानों ने साबित कर दिया कि अंग्रेजों के आने के पहले भारत का GDP और विश्व व्यापार दुनिया में सबसे ज्यादा था। परसेंटेज को लेके अलग अलग है। एक ब्यूटीफुल नाम की एक किताब है, अंग्रेजी विद्वान ने लिखा, तो उसने वर्णन किया कि कैसे यहाँ, कैसे जहाज थे, फलाना थे, गाँव कैसे चलते थे।
उसी प्रकार से मैं कहूंगा कि भारत में जितने बाहर के यात्री आए हैं, फारयान, रेलसान, इवन मुस्लिम यात्रियों में अल्बेर है, उनके भारत का विवरण भी आप पढ़ेंगे। अंग्रेजों के समय में जो फ्रांसीसी उनका विवरण भी पढ़ेंगे तो आपको आश्चर्य होगा कि जिस भारत के बारे में क्यों ऐसा भारत था, इस प्रकार के थे। हमारा देश ऐसे शहरी प्रधान देश नहीं रहा, लेकिन आज के शहर अनिवार्य हो गए हैं। औद्योगिकरण, बाकी शिक्षा और उसके हिसाब से सारे ढांचे खराब होने के कारण तो हम शहर को भी माइनस करके नहीं चल सकते। लेकिन गांव अगर हो गया तो भारत खत्म है। अगर पत्रकारों के समक्ष ये धारणा रहेगी तब हम समझेंगे कि पंचायत चुनाव का महत्व क्या है। गांधी जी की कल्पना तो आज के पंचायत चुनाव प्रणाली की नहीं थी, जो उनकी ग्राम स्वराज थी, उसमें तो बड़ा सरल बात करते हैं कि भैया नीचे से ऊपर तक भारी भरकम चुनाव नहीं होना चाहिए, नीचे गांव के लोग बैठ के अपना सरपंच चुन ले, फिर ये लोग जो है जिला का चुन ले, जिला वाले संसद को चुन ले, ताकि ये भयावह स्थिति हमारे देश में पैदा नहीं हो। उस समय ब्रिटेन और बाकी संसदीय लोकतंत्र पैदा हो गया, अब वो स्थिति नहीं है। बलवंत राय मेहता ने जरूर किया है, लेकिन नरसिंह राव की सरकार में आजादी के इतने वर्ष बाद संविधान में 72-73 संशोधन हुआ 1993 में, तब ये पूरे देश के लिए पंचायती राज व्यवस्था की संवैधानिक स्थापना हो सकी। जो इस समय जो पंचायत की मैं हालत देख रहा हूँ, सच्चाई यही है, शायद कोई पता होगा। मैं ये मानने के लिए विवश हूँ क्योंकि मैंने राजनीति पर अनेक सवाल किए, मैंने अनेक सांसदों को गंभीरता से, ईमानदारी से काम करते हुए देखा है। आज की व्यवस्था में बहुत विपरीत धारणा रखते हैं, पढ़ते हैं, कमेटियों में जाने की तैयारी करते हैं, और हर पार्टी में किसी एक पार्टी की बात नहीं, लेकिन पंचायतों में जो गिरावट आई है वो भयावह। मैंने अभी प्रणव जी मैं देश रियल करके जाता हूँ, जैसे अभी एक पंचायती राज आरा के कार्यक्रम में था, तो एक महिला आई थी, उनके लोगों ने बताया कि इनके पंचायत राज जाकर के देखिए, पंचायत में ईमानदारी से अपनी जिम्मेवारी का पालन करने वाला प्रधान, मुखिया, सरपंच जो है पूरे देश में गिने समाज के कल्याण के लिए इस समय जो भी पैसे आते हैं वो पंचायत में जाता है। मैं वार्ड नंबर को देखता हूँ कि वो किसी को स्वच्छता अभियान शौचालय मुफ्त में है, लेकिन मैं देखता हूँ कि उसको साइन करने के लिए उसको पैसे चाहिए। अब जिस गांव हमारे घर का, हमारे परिवार का व्यक्ति, हमारा वार्ड का मेंबर है, अगर वही राष्ट्र चोर हो जाएगा, गांव का प्रधान हो जाएगा, तो उस गांव को, उस देश को बचाएगा कौन? तो इसीलिए जो इन्होंने कहा कि उसका ध्यान रखने की आवश्यकता है। जो तीसरी स्थिति मैंने पंचायतों में देखा है भारत के लिए, मैं बाकी लोगों की तरह देश में जाति तोड़ने की बात नहीं करता हूँ, क्योंकि हमारे देश में जितने नेता जाति तोड़ों के नाम पर आए वो आज किसी न किसी जाति के नेता बन करके खड़े हो गए कि हम फलाने जाति के, और वो उनका आधार बन गया। तो गांधी जी जाति तोड़ने के पक्ष में नहीं थे, वो जाति भेद खत्म करने के पक्ष में थे। पता नहीं कहां से आया, क्योंकि बचपन में आप सब मुजफ्फरपुर के हैं, बेसिक चीजें आपने देखी होगी कि हमारे यहाँ स्वावलंबन गांव कैसे स्वावलंबन करता था, दूसरे पर निर्भर नहीं करता था। मैंने अपने बचपन में देखा है कि किसान के खेत से जो कुछ भी उपज आता था उसमें पहली बार अगर उसको वो जो तौला जाता था उसमें तो ब्राह्मण का हिस्सा है, उसमें जो नाई है उनका हिस्सा है, जो धोबी है उनका हिस्सा है, जो जोहार है, सबके हिस्से उसमें होते थे से लेकर एक सिस्टम बना हुआ है। पता नहीं हमारे देश में कहां से आ गया, ये जाति ऊंची, ये जाति नीची, ये जाति एक काम छोटा, एक काम बड़ा, ये बहुत भयावह स्थिति है। और इस जात-पात की राजनीति ने जो हमारे पंचायतों को ग्रस्त कर दिया, उससे निकालने की जिम्मेवारी किसकी हो सकती है? जैसे भाइयों ने कहा कि आप पत्रकार मान कर सकते, पत्रकार है, सामाजिक कार्यकर्ता है, आप किसी जाति में पैदा हुए हैं, ठीक है, हर जाति का भारत में योगदान रहा है, सभी जातियों को अपने पर गर्व करने का अधिकार है, सभी जातियों का योगदान है, लेकिन इतना जाति में कि गांव में भी कोई एक बेहतर निर्माण करता है सब स्तर पर, उसको हम छोड़ के कोई हमारी जाति का आदमी अगर न्याय मतलब चरित्रहीन है, न्याय भ्रष्ट है, उसको जानते हुए भी और फिर उसके पक्ष में अगर खड़ा होता है और पत्रकार के नाते हम लोग उसका वातावरण बनाते हैं, तो ये राष्ट्रीय और सामाजिक और अपना जो हमारा काम है, मैं बहुत सरल शब्दों में इसलिए बोल रहा हूँ, वो जो काम है उसके प्रति हम अपराध करें। तो ये भी चेतना
इस चुनाव का मतलब है नहीं कि चुनाव में हमने भूमिका निभाई, चुनाव खत्म हो गया, कोई जीत गया, खत्म हो गया। ये चुनाव आएगा जाएगा, आज कोई है, कल कोई और होगा, लेकिन ये जो भूमिका है धीरे धीरे कि गांवों में, बिहार में मैं जब पहले था छात्र जीवन में तो मैं कहा करता था कि हम लोग जो है क्राइम और करप्शन को ग्लोरीफाई करते हैं, अपराध और भ्रष्टाचार का हमारे यहाँ महिमा मंडन होता है। एक ईमानदार व्यक्ति बहुत अच्छे से पढ़ाई किया, अगर उसको जीवन में बहुत वित्तीय स्थिति उसकी नहीं सुधरी तो उसकी कितनी आलोचना होती है। ये समाज के अंदर जो कायम हुआ उस पर चोट करने की, उसको बदलने की जिम्मेवारी किसकी हो सकती है? इस मुजफ्फरपुर में तो हमने कल्पना ही नहीं की थी कि इतने पत्रकार होंगे। जो हम लोग थे तो गिने चुने 8-10 पत्रकार होते थे। हिंदुस्तान नवार टाइम्स था, आज तो छोटा अखबार हो गया, और अंग्रेजी में टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स था, अर्जावर्त बंद था, और यहाँ एजेंसी के कुछ रिपोर्टर होते थे पीटीआई भाषा के। फिर भी उस समय एक स्थिति थी कि भाई अपनी जिम्मेवारी ठीक से पाएंगे, लेकिन अब उसमें भी खतरा है प्रशासक होने के नाते, क्योंकि गांवों में पंचायतों ने पंचायत के प्रतिनिधियों को धन बल, जिसकी अभी चुनाव आयोग ने कहा कि अपराधीकरण पर तो हमने थोड़ा सा अंकुश बाहुबल पर तो लगाया है, लेकिन धन बल का प्रभाव जो चुनाव पर बढ़ रहा है वो हमारे बस में, हम इतने सारे इनकम टैक्स लेके सारे विभाग कस्टम सबको लगा के रखते हैं, लेकिन हम नहीं पा रहे। ये जो स्थिति इस समय पंचायतों की बनी हुई है कि जिसके हाथ में पंचायत की थोड़ी सत्ता है, वो देखते देखते जिस ढंग से वो धनबली बन रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो लोग खड़े हो रहे हैं, वो एक बड़ा खतरा है। उसके विरुद्ध अगर साधारण कोई पंचायत में किसी पत्रकार, कोई प्रतिनिधि है, कोई प्रखंड में प्रतिनिधि है, अगर उसके विरुद्ध आवाज उठाता है तो उसके जान के लाले पड़ जाएंगे, जो स्थिति पैदा हो चुकी है। इसीलिए ये मतलब पत्रकारों के समक्ष भी, क्योंकि पत्रकार तो एक निरीह प्राणी है, हमारे पास काम करने के लिए तो हमारे पास सब कुछ है, हम प्राइम मिनिस्टर राष्ट्रपति से क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन हमारा कोई सुरक्षा की तो कोई व्यवस्था नहीं है। हालांकि मैं मानता हूं पत्रकारों को सुरक्षा की चिंता करनी भी नहीं चाहिए। मैं जब कभी विश्वविद्यालय में बोलने जाता हूं, कई बार टीवी पर भी बोलता हूं कि भैया अगर मनुष्य के मरने का समय और स्थान निश्चित है, अगर कोई नियति निर्धारित करने वाला है, तो मनुष्य उसका क्या बिगाड़ पाएगा। तो इस भाव से अगर पत्रकार खड़े होंगे तब वो चीजें बदलती है। इस भाव से अगर, हालांकि सबके परिवार है, सबकी समस्या होती है, लेकिन आपको आवाज उठानी ही पड़ेगी। जिस दिन आपके साथ अगर मान लीजिए कोई बुरी घटना होनी है, तो कोई नहीं टालता है। हमने जीवन में देखा है, बहुत लोग कहेंगे कि शायद आप नियति पर विश्वास करते हैं, बिल्कुल करता। मैंने बहुत लोगों के जीवन में देखा है, मैंने ऐसे नेताओं को देखा है जिन्होंने अपने को राजनीति से रिटायर मान लिया। हमारी बातचीत हुई, अचानक इस देश के प्रधानमंत्री भी बने हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। पार्टी में उनका मतभेद नेताओं से इस कारण हुआ कि हमको कोई पद मिल रहा था तो इसने नहीं दिया, बड़े नेताओं से। बाद में पता चला कि उनकी पार्टी ही ताकतवर हो गई। तो हर व्यक्ति के जीवन में बहुत कुछ निर्धारित होता है। तो इसीलिए एक पुराने पत्रकार, जब मैं दिल्ली गया था तो मुझे कहा कि और सुनो, हम सब लोग आधुनिक युग के ऋषि हैं। गांधी जी कहा करते सबसे पहले निर्भय बनो, भय रहित हो। तो पत्रकार का जो दो मैं मानता हूं कि सबसे पहले भय रहित होना, दूसरा अपने अधिकार को तो थोड़ा कम भी हम कर सकते हैं, जिसके लिए हम लड़ते हैं कि ये पास देंगे तब जाएंगे। मुझे चुनाव देखना होगा तो मैं इनसे पास मांगने से बोल रहा हूँ, मैं बाहर जाके देख के चला आता हूँ। मैंने यहाँ रिपोर्टिंग की है, कई बार प्राइम मिनिस्टर की सभा होती थी, सारे पत्रकार बैठे, मैं तो बाहर ही, आज भी मेरा यही स्वभाव है। मैं बाहर घूम के लोगों से बात करता हूँ और लिखता हूँ, बोलता हूँ, आपके जिले से गया हूँ, लेकिन कम से कम देश में जो खासकर हिंदी क्षेत्रीय भाषा में 8-10 पत्रकारों की गिनती होगी, उसमें ये सब आप सबका आशीर्वाद है। कोई इसलिए नहीं कह कि हम कोई विषय, सब में ये गुण है, लेकिन जहां आप हैं नीचे के स्तर पर, वहां की स्थितियों को समझना। अब सरकार का कार्यक्रम मैं देख रहा हूँ, स्वच्छता अभियान चला है, गांवों की स्थिति मैं देख रहा हूं कि शहरों से भी दुर्दशा है। लोगों ने सड़कों पर जो है घर बना लिया है, जो पहले गड्ढे होते थे। मेरा गांव यही काटी ब्लॉक में पानापुर है। हम लोग बचपन में देखते थे कि सड़क के दोनों किनारे अपने हफ्ता बनता था, गड्ढे होते थे, पानी आया निकल गया। अब उसको लोगों ने ऐसा भर दिया है, उस पर कुछ बना दिया है कि जहां बाढ़ नहीं आती थी वहां भी पानी लगा हुआ। मैं तो ये मानता हूं कि दुनिया में अनेक सभ्यताओं का पतन जो हुआ है बाढ़ के कारण हुआ है। और आसपास जो स्थितियां मैं देख रहा हूं कि लोगों को जिम्मेवारी का एहसास नहीं कराया गया, तो ये सब जहां कभी बाढ़ नहीं आया वहां भी बाढ़ आने की स्थिति पैदा हो सकती है। कितना ऊंचा आप घर को ले जाएंगे, तो ये सब कौन एहसास कराएगा समाज के अंदर।
जिसको वोट लेना है उसकी अपनी सीमाएं हैं। ये वोट की बीमारी इतनी खतरनाक है कि वोट लेना है उसकी अपनी सीमाएं हैं, वो एक सीमा से बाहर नहीं जा सकता है। इसीलिए जब देश आजाद हुआ था तो गांधी जी ने कहा था कि कांग्रेस को पहले भंग हो जाना चाहिए, कांग्रेस राजनीति और उसमें चुनाव की राजनीति में न पड़े। जो 7 लाख कार्यकर्ता है वो जाके गांव में जाकर के काम करे, क्योंकि हमारा अंतिम लक्ष्य ग्राम स्वराज है। और बिहार के बारे में जो कुछ धारणाएं हैं यहाँ, विनोबा जी जब भूदान में निकले हैं तो पूरे भारत में जितनी जमीन मिली है उसका 60% जमीन केवल बिहार के लोगों ने उसमें काम दिया है। पूरे भारत की मैं बात कर रहा हूं, आंध्र प्रदेश से निकला है। तो ये मतलब आपके अंदर हीन भावना हो सकती है हमारे राज्य के बारे में क्या क्या बोलते हैं, लेकिन हमारे यहाँ इतिहास में नहीं जाऊंगा, इसलिए मैं वर्तमान की बात कर रहा हूँ। 1942 के आंदोलन हो, 1857 की क्रांति हो, यहाँ तक कि जो 2 बड़े आंदोलन हुए आजादी के बाद, जयप्रकाश जी का आंदोलन और अयोध्या मूवमेंट, वो दोनों का सबसे बड़ा केंद्र बिंदु कौन था? वो बिहार था। बड़े लोगों की इसमें, इसलिए हम अपने पूर्वजों का स्मरण करें, हमारा राज्य कैसा था, तो हमारे अंदर एक भाव पैदा होगा। हम ये समझे कि एक पत्रकार के नाते हमारा क्या दायित्व है, हमारे आंख से देखते हुए हमारे पंचायतों का पुराने का कैसे पतन हो रहा है, किस प्रकार के लोग यहाँ राजनीति सत्ता पर हावी हो रहे हैं। एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनने के लिए जो लोग पढ़ते हैं, आखिर कितना पढ़ना पड़ता है? पूरा ब्रह्म ज्ञान आपको चाहिए, धरातल की सामान्य चीज से लेके प्रकृति, धर्म, शास्त्र, दर्शन सब कुछ पढ़ना पड़ता है। लेकिन गांव में जो ज्ञानी लोग हैं, आज एक बढ़िया पढ़ा लिखा आदमी वो गांव में कैसे खड़ा हो जाए, जिसके पास पैसे नहीं है वो कोई वार्ड का भी चुनाव नहीं जीत सकता है। एक आप कहीं अब बात हो जाए तो हो जाए, आप सब पत्रकार हैं, आप जानते हैं अच्छी तरह, नहीं जीत सकता है। तो लोगों के अंदर भी ये चेतना पैदा करने की जरूरत है कि भैया ऐसा है। भले एक ही प्रखंड में अगर ये होता है तो देश के लिए उदाहरण बनता है, ये गांव में होता है तो वो समाज देश के लिए उदाहरण बनता है। ये जो है आज तुम छोटे लालच में जाति के आधार पर, पैसे के आधार पर, शराब के आधार पर आप वोट दे सकते हो, लेकिन तुम्हारी नीति खराब हो जाएगी, तुम्हारे बच्चों का क्या भविष्य होगा। सरकार पैसा भेजती है, प्रशासन की कोशिश होती है कि ज्यादा से ज्यादा बेहतर काम हो, तो ये सब चेतना कैसे जगाएंगे? एक तो है खबर, एक होता है विचार। अभी दोनों जगह से चर्चा हुई कि सोशल मीडिया के कारण अगर अखबार हमारी खबर वो नहीं छापता है, हमारे पास सोशल मीडिया है, हम उसको ले सकते हैं। एक टीवी के पत्रकार, चूंकि मैं अस्वस्थ हूँ तो इसलिए 5-6 महीना से मैं मुजफ्फरपुर भी आ गया था, तो काफी लोग मिलने आते थे, तो एक टीवी के पत्रकार आए, बोले कि सर हम तो यहाँ से 20 मिनट 24 मिनट की रिपोर्ट बना के भेजते हैं और दिखाता नहीं है 10 सेकेंड 15 सेकेंड। मैंने किसी राष्ट्रीय चैनल पर आप भेजेंगे, जाहिर है कि इतनी बड़ी रिपोर्ट हम लोगों ने पत्रकारिता में पढ़ा है, आजकल बहुत असंतोष लोगों को रहता है। टाइम एंड स्पेस, अखबार में स्पेस जितना है और टीवी पर जितना समय है। अब एक बार मैं टीवी डिबेट में था 2005 में, जब इराक के तेल का खेल चल रहा। मैं वैसे राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ, लेकिन एंकर ने मेरे से पूछा लास्ट में कि अवधेश जी 5 सेकेंड में बोलिए अब क्या होगा। मैंने सोचा ही नहीं, मैंने 5 सेकेंड में ही मेरे मुंह से निकल गया कि अब नटवर सिंह की बलि चढ़ जाएगी, और वो पता नहीं दूसरे तीसरे दिन एक घटना हो गई। तो ये स्पेस का ध्यान रखना पत्रकारों के लिए कि जिस जगह लिख रहे हैं, अगर हमने मान लीजिए काटी प्रखंड की, सकरा की या फलाने की एक खबर दे रहे हैं और एक पेज में ही जाना है, तो ये कोशिश करिए कि आपकी खबरें इतनी कंसाइज हो कि ये न रहे कि अरे देश वालों ने काट लिए। और उसके लिए आप जानते हैं मैं उसकी परिभाषा उसी प्रकार से जो टेलीविजन की रिपोर्टिंग जो लोग करते हैं, वो आप ऐसा शुरुआत में 15 सेकेंड 20 सेकेंड 30 सेकेंड की बनाएंगे कि वो काटने वाले को बाद में लगे हटा भी देंगे तो चलेगा, क्योंकि जाएगा उतना ही, उसमें असंतोष का कोई कारण नहीं। मैं ये भी मानता हूं कि पूरे समाज में या पत्रकारिता में या किसी भी पेशे और विधा में न कोई ऐसा समय था जब सब कुछ आदर्श था, सब कुछ एकदम जो है प्रशंसनीय था, और न कभी ऐसा समय आएगा जब सब कुछ आदर्श होगा, सब कुछ प्रशंसनीय होगा। मनुष्य के रूप में हम सब लोग हैं, हम में अनेक दोष कमजोरियां होती हैं, वो दूसरे में भी है, वो चीजें रहेंगी। उस बीच से जो हमारी भूमिका है पत्रकार के रूप में, भारत की आजादी के आंदोलन में आप क्या मानते हैं, उस समय तो पत्रकारों के कितने बड़े, गांधी जी स्वयं लिखे हैं कि मैं अगर पत्रकार नहीं होता तो मनुष्य के चरित्र के जो अलग अलग फलक है उसको नहीं समझता, और मेरा सत्याग्रह दक्षिण अफ्रीका का सफल नहीं होता। गांधी जी पहले पत्रकार थे, आज तो थे 500 शब्द प्रतिदिन लिखते थे, राजनेता उपाधि बने।
इस देश में जवाहरलाल नेहरू पत्रकार थे, लाल कृष्ण आडवाणी पत्रकार थे, अटल बिहारी वाजपेयी पत्रकार। ये कोई सामान्य स्थिति नहीं है। बड़े बड़े देश के जिनका नाम लेंगे वो सबने अपने जीवन में पत्रकारिता की है और एक मूल्य स्थापित किया है। उस मूल्यों के आधार पर समाज का दिशा निर्देश दिया है। समाज उनको देख के प्रेरणा लेकर के काम करता रहा है और तभी प्रेरणा से स्कूल के बच्चे, आप जाते होंगे पटना में 1942 के क्रांति में जो है मर गए, लेकिन उन्होंने झंडा नहीं छोड़ा। उसी प्रकार से फतुहा की घटना हम लोग सुनते हैं कि कुछ जिसको आज हम लोग बड़ा अछूत मानते हैं, पासवान की जाति के कुछ लोग बैठे हुए थे, एक अंग्रेज अफसर का जो है हेलीकॉप्टर वहां नीचे गिरा, उस सब ने जो है गांधी जी की अहिंसा थी, उस सब ने उसको उठाया, उसको भाला से मार दिया और भाला पर टांग करके, और गांधी जी जिंदा हुए, उसको मालूम था कि हम पकड़ाएंगे, हम मारे जाएंगे, लेकिन लोगों के अंदर एक प्रेरणा पैदा हुई थी। उसी प्रकार से जो गांधी जी ने कहा कि आजादी तो राजनीतिक आजादी हमको मिल गई, लेकिन सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक आजादी के लिए इससे ज्यादा परिश्रम और ज्यादा संघर्ष की जरूरत है। पत्रकारों को ये समझना होगा, पंचायती राज जिसको राज कहते हैं, मैं राज सबसे सहमत नहीं, व्यवस्था इसका आधार हो सकता है बदलाव का, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक बदलाव का। भारत जो है सांस्कृतिक पुनर्जागरण की ओर पिछले कुछ वर्षों में बढ़ा भी है, लेकिन चेतना जगाने की जरूरत है। यहाँ से होगा केवल एक दल के आधार पर, वो आपका किसी दल से जुड़ाव हो सकता है, होना ही चाहिए। मैं किसी इसको कभी नहीं कहता हूँ कि पत्रकार किसी दल का समर्थक और विरोधी नहीं, वो साथ रहे। और जो मैं अंतिम बात कहना चाहूँ कि इस समय सबसे जरूरी होती है भाषा। आजकल आप देखेंगे कि भाषा का विकार पैदा हो गया। पहले हम लोग टेलीविजन डिबेट में भी, अखबारों में किसी नेता पर तीखे हमला करते थे। एक बार मैंने लाल कृष्ण आडवाणी से कुछ था, मैंने एक कड़ा लेख लिखा था गोविंदाचार्य पुरस्कार, तो मैं बीजेपी ऑफिस में गया, तो उतना मेरा नहीं था, लेकिन दो चार बार मिले थे, बाहर निकले, उन्होंने ये कहा, आज लगता है आप ज्यादा गुस्से में थे। कोई दुराव छिपाव नहीं। टीवी पर हम लोग बैठते तो विषयों पर बात होती थी। आज तो कई पार्टी, आप अगर कोई बात करेगा, कोई पत्रकार या कोई भी निष्पक्ष व्यक्ति भी, इस देश में राजनीति तो है, उसका विचार थोड़ा बहुत किसी न किसी पार्टी से तो मिलेगा ही। तो आप पत्रकारों को, आप तो फलाने पार्टी के प्रवक्ता हैं, आप फलाने हैं, तो आज आपका जो इसको बोलते हैं ना, जिसको टेंशन स्पान, मतलब आपको तनाव और दबाव बर्दाश्त करने की क्षमता आज के पत्रकारों को थोड़ा ज्यादा चाहिए। सब आरोप आप पर लगेगा, जो आपका विरोधी हुआ कहेगा फलाने से पैसा लेके लिख लिया है, वो सब रहेगा। उसी में हमको, इस सारी व्यवस्थाओं में हमको काम करनी है। राजनीति में बाहुबल भी है, धन बल भी है, प्रशासन का भी कई बार हम ऐसे काम करते हैं जो प्रशासन के विपरीत जाता है, प्रशासन भी अपना एक्शन ले सकता है। उन सब में रहते हुए हमको काम करना है। और आदर्श आचार संहिता जिसकी बात हुई, देखिए नेताओं को बहुत दल देते हैं, आदर्श आचार संहिता कोई प्रशासन ने तय नहीं किया, उन्हीं नेताओं ने बैठ के अपने लिए कुछ मानक तय किया। अलग बात है को मानक नहीं तोड़ते हैं कि हमारा चुनाव निष्पक्ष हो, शांतिपूर्ण हो और जो है स्वतंत्र रूप से चुनाव हो, लोग स्वतंत्र होकर के बिना भय के आके वोट डाल सके, इसके लिए एक व्यवस्था है। उस पर नजर बिल्कुल रखनी है, क्योंकि आदर्श आचार संहिता भले वो जरा कोडिफाई हो गया, हालांकि उसका संवैधानिक कानूनी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन उसके आधार पर लोग भय खाते हैं। वो भी एक चेतना जगाते रहना है। कोई उम्मीदवार कह रहा है, अगर आपको भय है तो उसका नाम बिना लिए हुए भी आप लिख सकते हैं कि फलाने जगह किस ढंग से जो है ये आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है, इनका चुनाव कैंसिल भी हो सकता है, जीतने के बाद भी तो एक भय पैदा होगा उसके अंदर कि शायद हम ऐसा कर सकते। तो ये एक बहुत बड़ा विषय है। और मैं चूंकि अस्वस्थता के कारण लंबे समय बाद किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में उपस्थित हुआ, क्योंकि मैं यहाँ मेरे ख्याल से 2005 में कार्यक्रम में वो था, उसके बाद शायद आज ही 15-16 वर्ष बाद इस संगठन के कार्यक्रम में रहा हूँ। मुजफ्फरपुर में उस समय के लिए इनके संगठन में बहुत जान हमने देखी थी। मेरा आकर्षण भी हुआ था कि आसपास के लोगों को जोड़िए, गांव के पत्रकारों को, और एक बेहतर कार्यक्रम हो, उसमें पत्रकारों को भी उनके दायित्व का बोध कराना। फिर कहीं प्रशासन से, राजनीति से कहीं दोष है, तो लेखन के साथ साथ, वाचन के साथ साथ थोड़ा बहुत संघर्ष की भी बात आती है। अहिंसक तरीके से कानून का पालन करते हुए संघर्ष करना, जिसके हम लोग हमेशा पक्षधर रहे हैं, कि वो सब करने के लिए हमको अच्छा लगता है जब रविंद्र जी आज तक सक्रिय हैं इस दिशा में और संगठन को बनाए रखा है। तो आपके पास जो लोग यहाँ हैं वो अकेले नहीं हैं, आपके पास एक संगठन भी है, मैं इसलिए इसका नाम लिया। आप अगर पंचायत चुनाव में, किसी चुनाव में कोई विषय उठाते हैं, आप पर अगर किसी प्रकार से आपकी सुरक्षा पर, आपके परिवार पर बाकी चीजें उभरती है, तो कम से कम आपका संस्थान साथ न दे, लेकिन मेरा विश्वास है
कि रविंदर सिंह का संगठन और इस चुनाव तक जब तक यहाँ जिलाधिकारी होंगे शायद तब तक ये ध्यान में इनको रहेगा कि हमको थोड़ा इसका भी ध्यान रखना है, कोई पत्रकार सुरक्षा पर खतरा न हो। उसके लिए कोई भी क्षेत्र के डीएसपी होंगे, वहाँ के जो बाकी जो वीडियो होंगे, सीओ होंगे। अब यहाँ की रचना थोड़ा इधर बदली है, मुझे नहीं पता प्रशासन में जो थानेदार है उस सबको थोड़ा हिंट करना पड़ता है कि भाई जो स्थानीय अखबार काम कर रहे हैं उन पत्रकारों को कोई दबंग व्यक्ति न दबाए या हो तो जरा उस पर ध्यान दे। इतने से ही चीजें बदल जाती हैं। तो आपको ये भी रखना है कि आपके साथ एक संगठन है, प्रशासन के जिला के प्रमुख हमारे पास उपस्थित हैं, इनका भी सहयोग मिलेगा। आप देखा कितने शानदार हिंदी भाषा बोलते हैं। सामान्यतः पब्लिक सर्वेंट से जो लोग सिविल सर्विस में आते हैं, हम हिंदी कम जो है वो सुनते हैं, मुझे मालूम नहीं इनका बैकग्राउंड क्या है। जो लास्ट में कह रहा, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन में हो चाहे ऊपर हो, इसको पब्लिक सर्वेंट कहा गया। ये सब जुड़े हुए हैं, मैंने राजनीतिक व्यवस्था से भी प्रशासनिक व्यवस्था जुड़ी, लोक सेवा। तो डिस्ट्रिक्ट चाहे वो कलेक्टर हो, एसपी हो, चाहे वो बीडीओ हो, सीओ हो, वो सब की भूमिका वही थी कि हमारी जिम्मेवारी लोगों की सेवा करना है। उसके लिए हमको संवैधानिक कानूनी अधिकार मिले। एक समय था इस देश में जब कुछ ही परिवार से प्रशासनिक और उसमें लोग आते थे, हम लोग देखते थे, वो थोड़ा ज्यादा हाई फाई में रहते थे। पिछले 30-35 सालों में भारत की प्रशासनिक व्यवस्था और मतलब वहां के चरित्र में कितना व्यापक बदलाव आया है। साधारण परिवार से, लोकतांत्रिक परिवार से, धार्मिक परिवारों से, मतलब गांवों से उठ करके सिविल सर्विसेज में लोग सफल हो रहे हैं, स्टेट के सिविल सर्विसेज में सफल हो रहे हैं। और वो रचना भी थोड़ी बदली है, चरित्र भी बदला है प्रशासन का। उनको समझ भी है कि प्रशासन में क्या समस्याएं आती है, उनको ये भी समझ है कि पंचायतों में क्या समस्याएं आती होंगी, किसी आवाज उठाने वाले को कितनी जो है तकलीफ होती होगी। वो इस प्रकार से पूरे देश में है। पहले आप मतलब जो कलेक्टर साहब होते थे उनसे मिलना जुलना किससे कर, अब तो आप सचिवालय में सेक्रेटरी साहब से जाकर मिल सकते हैं, आराम से बैठकर। बहुत सारे लोग पसंद करते हैं कि लोग मेरे पास आए, यहाँ के लोगों से मेरा जुड़ाव हो, चीजों को समझूं, उसको बदलाव करूं, पत्रकार भी आए, अपने काम की बात करें। अब हम लोग मनुष्य हैं, हमारे अंदर भी बहुत सारे दोष हैं, हमारे अंदर भी कुछ ऐसे तत्व हैं जिनको अपनी भूमिका का, अपने दायित्व का, अपने महान जो उनके सामने जो है समाज के सूचना, समाज को दिशा देने का और समाज के शिक्षण करने की जो भूमिका है उसको नहीं पहचानते हैं। तो बहुत छोटी छोटी चीजों पर अपना चरित्र, अपना ईमान बदलने वाले लोग भी हैं। तो वो तो सब रहेगा, वो प्रशासन में भी है, बात ऊपर के भी राजनीति में है। उससे केवल पत्रकार को ही आप बना लें कि पत्रकार जो होगा उसको तो बिल्कुल सीधे वहां से विष्णु भगवान या जो भी आप लोग अल्लाह जो भी करते हैं वहां से स्पेशल बना के भेजा, वो होता नहीं। तो इस प्रकार से वो भी बदला है। इसलिए परिस्थितियों को अभी आपको समझना है। पहला, आपके पास एक संगठन है, संस्थान का साथ, कई बार संस्थान अगर केस मुकदमे हो गए तो छोड़ देता है, लेकिन एक संगठन से हम लोग जुड़े हैं तो संगठन आवाज उठाता है। दूसरे, प्रशासक आपके यहाँ बेहतर है, वो आपका साथ दे सकते हैं। और तीसरे जो है आपकी अपनी चेतना कि हमारा दायित्व और भूमिका क्या है। अगर इतना ध्यान रखें, मैं कह रहा हूं मुजफ्फरपुर के एक पंचायत का भी चुनाव आपकी भूमिका के कारण पहले से ज्यादा स्वच्छ हो जाता है, तो हम उसको देश के स्तर पर उदाहरण दे सकते हैं अगर वहां बेहतर काम होता है। आज के समय में समाज निर्माण का काम, आर्थिक उत्थान का काम, जागरूकता का काम मूलतः पंचायत और ग्राम से ही आरंभ होना है। तो उसको जातिवाद से, भ्रष्टाचार से, नशाखोरी से, सांप्रदायिकता से, इस प्रकार से सब चीज से मुक्त करने की दिशा में काम करने का सबसे प्रमुख दायित्व अगर किसी का है तो हम लोग। मैं समझता हूँ कि आज के लिए इतना ही काफी होना चाहिए। मैं यहाँ हूँ भी अभी, और अभी तो सभा हो गई है, बीच में मैं हूँ, मैं जहाँ रहता हूँ वो भी जानते हैं। कुछ और पत्रकार साथियों के साथ छोटी छोटी मुलाकात हो तो और भी बातें इस पर हो सकती हैं। आप सबने मेरी बात को ध्यान से सुना, इसके लिए आप सबका आभारी है। पत्रकार कल्याण मंच ने मुझे बोलने के लिए आमंत्रित किया, उनका भी आभारी है। जिलाधिकारी का भी आभारी।